हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के अंदर क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाऊंगा। इसके मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, एग्जाम प्रश्नावली 1.2 के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं तीसरे क्वेश्चन से, जिसमें उसने बोला है निम्न के अभाज्य गुणन विधि से लासा व मासा ज्ञात कर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को लासा और मासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21, ठीक है। इसका अपने को क्या ज्ञात करना, लासा व मासा ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न करा है तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ से इसको लासा और मासा ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अभाज्य गुणन अलग करेंगे अपन, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 2 से 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे अपन, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। यहाँ भाग देंगे 3 से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है। ये अपन ने भाग दिया है। अपन देख रहे हैं 12 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं। 12 को हमने लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 ये हमने लिखा है। 15 को हमने लिखा है 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 लिखा है। और 21 को हमने लिखा है 21 को 3 गुणा 7 ये लिखा है, ठीक है। तो मैंने बताया था मासा का तरीका पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं, जिसमें मैंने 1.2 के 1 और 2 क्वेश्चन कराए हैं। तो उसके अंदर मैं मासा निकालना बता चुका हूं। तो मासा क्या होता है, जो तीनों के अंदर आए कॉमन, ठीक है। तो हम दिख रहे हैं 3, 3 और 3, ये 3 ऐसी संख्या है हमारे पास, ऐसा अंक है जो तीनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मासा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3। और ऐसा कोई अंक नहीं है जो तीनों में आ रहा है, सिर्फ हमारे पास 3 ही है जो तीनों में आ रहा है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लासा के लिए। तो लासा के लिए हम देखेंगे, मैंने तरीका बताया था लासा के लिए भंडारे वाला सिस्टम, कि हमारे पास 3 अलग अलग जगह भंडारे हो रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास में पहली लाइन में भंडारा हो रहा है, ये अलग लाइन में भंडारा और ये अलग लाइन में भंडारा हो रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि 2 के लिए बात करें तो इस भंडारे के अंदर हमें 2 कितने बार मिल रहे हैं, 2 बार। इस भंडारे में हमें 1 बार भी नहीं मिल रहा, इस भंडारे में हमें 1 बार भी नहीं मिल रहा। तो हम किस भंडारे में जाना चाहेंगे जिसमें अधिकतम हमें 2 बार मिले। तो 2 हमें 2 बार मिल रहा है, तो हम ये 2 बार लिख ले, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 3 के लिए। इस भंडारे में हमें 3 कितनी बार मिल रहा है, 1 बार। इस भंडारे में हमें 3 कितनी बार मिल रहा है, 1 बार। इस भंडारे में हमें 3 कितनी बार मिल रहा है, 1 बार। तो सारे में 3 कितनी बार मिल रहा है, 1 बार ही मिल रहा है। तो किसी में भी जा सकते हैं, चाहे तो इसमें चल जाओ, चाहे इसमें, चाहे इसमें। तो हम उस ऊपर वाले में चल जाते हैं, 3 को 1 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 5 के लिए। तो इस भंडारे में 5 तो 1 बार भी नहीं मिल रहा, इसमें 1 बार तो मिल रहा है और इसमें 1 बार भी नहीं मिल रहा। तो 5 कम से कम 1 बार तो मिल रहा है, 1 बार लिखेंगे। अब 7 की बात करते हैं। 7 इस भंडारे में 1 बार भी नहीं मिल रहा, इस भंडारे में 1 बार भी नहीं मिल रहा, लेकिन 1 बार तो इस भंडारे में 1 बार तो मिल रहा है, तो इसलिए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 चौका 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42 बराबर ही हो जाएगा 420 आंसर अपना, ठीक है। इनको गुणा कर लेंगे, ये आ गया अपने पास। तो इस तरीके से लासा और मासा ज्ञात करना है अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन 17, 23 और 29, ठीक है। तो देखो, इसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ कि अगर हमारे पास में ऐसी संख्या या ऐसे अंक आ जाएं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जो अभाज्य संख्याएं, तो उसका मासा हमेशा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा हमेशा। अगर एक भी अंक हमारे पास में, एक भी अंक अगर हमारे पास में अभाज्य संख्या आ जाए तो मासा कितना निकलेगा। तो यहाँ तो हमारे पास तीनों ही अंक क्या है, अभाज्य संख्या है। 17, 23 और 29 तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम अगर 17 का 17 में ही भाग जाएगा 1 बार। ऐसे अगर अपन 23 की बात करेंगे, 23 का 23 में 1 बार भाग जाएगा और 29 का 29 में ही 1 बार भाग जाएगा। तो इसलिए हमारे पास में जो मासा निकलेगा, तो मासा बराबर देखो कितना निकलेगा। मैंने बताया था हमेशा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं। तो मासा बराबर कितना निकलेगा, 1, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम 17 देखेंगे, 17, 23 और 29 यही संख्याएं तो बनेगी हमारे पास। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या मान सकते हैं, मासा 1 मानेंगे। और बता दिया कि अगर अभाज्य संख्या एक भी अभाज्य संख्या हुई तो कितना आ जाएगा, मासा 1 आ जाएगा। और लासा ज्ञात करने के लिए, लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे, वही हमारे पास लासा आ जाएगा। तो 17 गुणा
23 गुणा 29। जो इसका गुणा करोगे आप तो ये सारा का सारा अपने पास कितना आ जाएगा, लसा आ जाएगा। तो कमेंट के अंदर आपको ये बताना है इसका गुणा करके कितना आंसर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। ठीक है, तो मासा ज्ञात करने का तरीका, मासा हमेशा एक आएगा और लसा उन्हीं को गुणा कर दो आपस में, वही क्या बन जाएगा हमारे पास, लसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं। 8, 9 और 25। तो हम यहाँ पे देखेंगे 8 आ रहा है, 9 आ रहा है और 25 आ रहा है। देखो पहले इसको मुंह से निकालने का तरीका बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैंने तरीका क्या बताया था, एक भी अभाज्य संख्या होती है तो मुँह से कितना आएगा, एक आएगा। तो नोट डाल के लिख लेना, कहीं भी नोट डाल के लिखोगे कि अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो मुँह एक होता है। और एक और कंडीशन में और मुँह का मान एक होता है, वो कब, कि जब एक के बाद एक संख्या आ जाए, क्रमबद्ध संख्या है। क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद 3 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 11 के बाद 12 आ गया, 13 के बाद 14 आ गया, 15 के बाद 16 आ गया। तो ऐसी संख्या जो क्रमबद्ध हो तो उनका मसा भी हमेशा कितना होगा, 1। तो फिर भी हम करके देख लेते हैं इसको। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 से 5 25 और ये 5 से 5 एकम 5। तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 को हम लिखेंगे 3 गुणा 3, 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5। ठीक है, तो मासा के लिए हमने देखा कि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमें, कुछ भी कॉमन, तो मासा बराबर कितना आ जाएगा, 1। और मैंने तुम्हें ट्रिक बताई दी है कि अगर ये ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन आते तो हम क्या देखेंगे, ये 8 के बाद क्या आ रहा है, 9, 1 के बाद एक संख्या आ रही है, 1 के बाद अगली संख्या, 8 के बाद क्या आ रहा है, 9। तो हमारे पास मासा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और लासा के लिए मैंने बता दिया है, लासा के लिए जब भी मासा हमारे पास में 1 आ जाए तो लासा याद रख लेना, उन्हीं संख्याओं को गुणा कर लेना, तो हमारे पास वही आंसर होगा। तो हमारे पास 8 गुणा 9 गुणा 25, 9 गुणा 25। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 2 नाम 1800, 1800 इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 गुणा 9 गुणा 25 करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1800 लासा आ जाएगा। तो 2 तरीके से मैंने बता दिया है। मुंह से निकालने का तरीका क्या होगा कि अगर हमारे पास में अभाज्य संख्याएं दिख जाए तो मासा बराबर 1 आना है, और जब भी मासा 1 आता है तो लासा को हमेशा गुणा कर लो तो लासा तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखा कि हमने मासा 1 आया है, लेकिन रूल नंबर सेकंड क्या था कि क्रमबद्ध संख्याएं, अल्टरनेट संख्याएं आ जाए, डिजिट आ जाए हमारे पास। जैसे 8 के बाद 9 आ गया ना, तो इसलिए मासा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। और लसा जब भी मासा 1 आए तो लसा के लिए क्या करो, इन दोनों को, तीनों को, जो भी संख्या दिखे उन सबको गुणा कर लो, वो हो जाएगा हमारे पास लसा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। यदि मासा 306,657 बराबर 9 हो तो लसा 306,657 का मान ज्ञात करो। देखो इसका मतलब ये है कि 306 और 657 का मासा उसने दे रखा है कितना है, 9। 306 और 657 का मासा कितना दे रखा है उसने, 9। तो हमें इन्हीं संख्याओं का क्या करना है, लसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमें जो मासा दे रखा है, मासा दे रखा है 306 और 657 का, वो कितना दे रखा है, 9। उसने लसा पूछा है हमसे, लसा 306 और 657 का लसा उसने पूछा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, हम जानते हैं कि लसा गुणा मासा बराबर ए गुणा बी होता है। ठीक है, ए गुणा बी होता है, ये फॉर्मूला लिखा चुका हूँ मैं, जब स्टार्टिंग करती प्रश्नावली 1.2 के लिए स्टार्टिंग करता था लिखा चुका था। तो लसा गुणा मासा बराबर ए गुणा बी होता है। तो लसा तो हमें ज्ञात करना है, तो लसा तो ऐसे ही कैसे लिख लो, गुणा मासा कितना दे रखा है, 9। इन दोनों संख्याओं का मासा कितना दे रखा है, 9, बराबर संख्याएं कौन कौन सी, 306 और 657। 306 गुणा 657, 9 गुणा में था, भाग में जाएगा, तो लसा बराबर हमारे पास निकल जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से काटेंगे अपन, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, तो 34 गुणा 657, ये हमारे पास क्या लसा निकल जाएगा। तो लसा बराबर फटाफट से इसका गुणा करके जो आप निकालोगे आंसर, वो क्या हो जाएगा, इसका लसा। तो कमेंट बॉक्स में बताना इसका गुणा करके कितना आंसर आया है, 34 गुणा 657 का। ठीक है, तो दोबारा देख लेंगे कि हमें मासा दे रखा था 306 और 657 का मासा दे रखा था 9।
इन्हीं दोनों का लसा ज्ञात करना है, तो इन दोनों का गुणा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो लसा तो हमें पूछा इसलिए लिख लिया ऐसे का ऐसा। मासा इन दोनों संख्याओं का मासा कितना रखा है 9, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 9 गुणा में था, भाग में कट चला गया, 9 से कटेगा 34 बार, 34 को दोनों तरफ गुणा, इससे गुणा करेंगे 657 से, तो हमारा लसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं, वैसे इन क्वेश्चंस के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। ये 5th क्वेश्चन है और एक और इसके बाद में आएगा 6th क्वेश्चन, इनके चांस क्या है, कम है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं इसको कि उसने बोल रखा जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। मतलब उसका जो इकाई अंक होता है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम ये बताना है कि इसका 6 की घात n करने पर इसका इकाई अंक का 0 आता है या नहीं आता। जांच करने को बोला, सिद्ध करने को नहीं बोला। तो अपन ये मान लेते हैं, माना 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो जाता है। पहले मान लेते हैं अपन, ठीक है, समाप्त हो जाता है। अपन मान लेते हैं, माना 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो जाता है। जब 6 की घात n 0 पर समाप्त हो जाएगा, देखो किसी भी संख्या के पीछे, जैसे अपन ने मान लिया 685 मान लिया, पीछे 0 आ रहा है, तो वो 5 से भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता। कोई सी भी संख्या ले लो, 1030 ले लिया अपन ने, ठीक है, 1030 ले लिया, 5 का भाग जा सकता है। तो कुल मिला के ये पीछे अगर 0 आता है तो क्या होता है, 5 से विभाजित हो सकता है। तो अपन ये लिख रहे हैं, माना 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो जाता है, इसलिए 6 की घात n अंक किससे विभाजित हो सकता है, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 से विभाजित होगा, और 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका गुणनफल क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जैसे अगर अपन देखो 5 का भाग कब देंगे, जब हमारे पास ऊपर 5 आ जाए और 5 से 5 कट जाए, तभी तो विभाजित होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं हमारे पास, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणा 3 होंगे कि नहीं होंगे, 2 तिया 6 होता है। तो हम 6 की घात n को क्या लिख सकते हैं, 6 की घात n को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो हमारे पास ऊपर 5 ही नहीं आ रहा। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता, 2 गुणा 5 बनता, तो हम ये बोल सकते थे कि 5 से 5 कट जाएगा तो 5 विभाजित हो जाएगा। देखो 2 को 5 से गुणा करोगे तो भी तो क्या आना, 10 आना है, पीछे 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही कि ऊपर 5 आ जाए। ठीक है, यहाँ 2 की घात n गुणा 3 की घात n 5 से भाज्य नहीं है। ठीक है, 2 की घात n और 2 की घात n गुणा 3 की घात n 5 से भाज्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 5 आ ही नहीं रहा। तो इसी कंडीशन में 5 से भाज्य नहीं होगा, इसलिए 6 की घात n भी 5 से भाज्य नहीं होगा, 5 से भाज्य नहीं होगा। जब 5 से भाज्य नहीं होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 की घात n, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के क्या होता है, कम चांस होते हैं आने के लिए, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 व 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या। देखो एक तो होता है अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या। तो पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें एक का तथा स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, उसी संख्या का भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सार्वगुणनखंड होता है अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का सार्वगुणनखंड कितना होता है, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड अभाज्य संख्या का होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का सार्वगुणनखंड कितना होता है, 1, मतलब कॉमन जो लेते हैं वो। ठीक है, तो कॉमन लेना मतलब कितना, सार्वगुणनखंड कितना होता है, 1 होता है हमारे पास में। तो वही चीज अपन देख के चलते हैं अपन। ठीक है, कि यहाँ पे पहले अपन बात कर रहे हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो देखो प्लस के इधर की तरफ और प्लस के इधर की तरफ में देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, प्लस के इधर 13 आ रहा है, प्लस के इधर भी 13 13 दोनों में अपन ने कॉमन ले लिया। तो इधर कितना बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 13। ठीक है, तो 13
11 7 77 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 13। सही चल रहा अपने पास। यहाँ पे अपने पास बचेगा 7 गुणा 11, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास 13 तो बाहर आ गया, 13 बाहर आ गया, कितना बचेगा अपने पास में 1 बचेगा, मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है। 13 बाहर, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 1, तो 13 77 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 78 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ जो सार गुणनखंड कितना आ रहा है हमारे पास में, सार गुणनखंड कितना आ रहा है 13 आ रहा है हमारे पास, सार गुणनखंड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ सार गुणनखंड 13 है, ठीक है। सार गुणनखंड कितना आ रहा 13 है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन को अपन देखेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो वापिस हम प्लस के इधर देखेंगे 5 आ रहा, प्लस के इधर देखेंगे 5 आ रहा, 5 कॉमन ले लेंगे तो इधर कितना बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, यही बचेगा हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा, उसके बाद 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना बचेगा 1। तो यहाँ भी हम इसको सोल्व कर लेना बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पे सार गुणनखंड कितना हमारे पास, यहाँ सार्व गुणनखंड 5 है, ठीक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य में तो क्या होता है, सिर्फ एक ही संख्या, एक ही अंक वो निकलता है, एक सिर्फ एक हमारे पास कॉमन निकलता है। यहाँ तो हमारे पास 13 निकल गया, इसलिए हमारे पास कितना आ जाएगा 2 अंक बन गए, 2 अंक। जब भी गुणनफल 2 बन जाए, हमारे पास गुणनफल 2 बन जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो भाज्य संख्या। जैसे अगर अपन बात करें 3 के लिए, तो 3 किस में टूट सकता है, 1 गुणा 3 में टूटेगा ना। जैसे अगर अपन 5 की बात करें तो किस में टूटेगा, 1 गुणा 5 में टूटेगा, ठीक है। तो हमारे पास या तो एक गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए हमारे पास में, और वो खुद संख्या स्वयं वो खुद ही संख्या होनी चाहिए हमारे पास वो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया 13 आ रहा, सार्व गुणनखंड 13 गुणा 78 बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या बन जाएगी, भाज्य नहीं बनेगी क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या की कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। वृत्ताकार मैदान में सोनिया जो समय ले रही है एक चक्कर लगाने में, वो 18 मिनट का समय ले रही है। रवि उसी मैदान को एक चक्कर में कितना लगाता है, एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। दोनों एक ही बिंदु से, जैसे अगर अपन बात करें, ये वृत्ताकार मैदान, यहीं से सोनिया ने चलना स्टार्ट करा और यहीं से किसने, रवि ने चलना स्टार्ट किया। तो सोनिया तो कितने मिनट लगा रही है, 18 मिनट। रवि इसी को 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो ये दोनों कितने मिनट बाद आपस में कितने मिनट बाद आपस में मिलेंगे। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि मास तो हम ज्ञात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञात करने के लिए, और लसा हम ज्ञात करते हैं कम से कम ज्ञात करने के लिए। तो अच्छा, अगर हम ये देखें कि अगर रवि ने इसे मिलने के लिए बुलाया है, रवि ने सोनिया को अगर मिलने के लिए बुलाया है, तो रवि क्या चाहेगा, सोनिया से जल्दी मिले या देरी से देर मिले। तो रवि चाहेगा कि उसे जल्दी से जल्दी मिले सोनिया को, तो कम से कम समय में मिले। तो कम से कम समय में मिले तो मतलब क्या ज्ञात करना, कम से कम के लिए लसा ज्ञात करना। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोनिया समय लेती है बराबर 18 मिनट का, ठीक है। रवि समय लेता है बराबर 12 मिनट का एक चक्कर काटने में। दोनों पुनः मिलेंगे बराबर, लसा किसका ज्ञात कर लें, लसा 18 और 12 का ज्ञात कर लेते हैं। 18 और 12 का लसा ज्ञात कर लेते हैं। और 18 और 12 का लसा अपन ज्ञात करना बता ही रखा है मैंने, 18 और ये 12। देखो हमें सिर्फ लसा ज्ञात करना है तो हम इकट्ठे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन में लसा और मासा ज्ञात करवाएं तो अलग अलग गुणनखंड करना है, लेकिन सिर्फ इसमें लसा ज्ञात करना तो इकट्ठे ज्ञात कर लो। तो ये कट जाएगा अपने पास, 2 से 2 नाम 18, 2 छिंग 12, 2 से 9 बार 9 मिल जाएगा, 2 तिया 6, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, ठीक है। तो हमारे पास जो गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दिन 4, 4 दिन 4 12, 12 बारतिया 36 मिनट के अंदर, ठीक है। 2 दिन 4, 4 तिया 12, 12 बारतिया 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद वो क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक अपना प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं। 1.2 के भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले वाली वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखना, तब जाके इसका लस और मसल लेना, जिस तरीके से वो पूरा ज्ञात करना आपको आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं जो भी तुम्हारे हो 10th क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी को आप शेयर कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस लग चुका है। तो एनसीईआरटी मतलब ये होता है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर यह बुक चल रही है। ठीक है, बस फ़र्क इतना सा है कि आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं और वो लोग इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन पूरे के पूरे वैसे ही सेम है। तो मैंने मेरे चैनल के अंदर सीबीएसई की भी वीडियो बना के रख रखी है, इसी चैप्टर के लिए, इसी एक्सरसाइज के लिए, इनके सब के लिए मैंने सीबीएसई के लिए अलग एक वीडियो बना के रख रखी है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ से आप सीबीएसई पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको आपकी क्लास की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है।